मेरा नाम हमीदा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करवा दी थी जो औरत के लफ्ज़ से भी आशना नहीं था। ज़िंदगी के काफ़ी साल दुख भरे गुज़रे। अल्लाह ने बेटियों से नवाज़ा, लेकिन मेरा कमबख्त शौहर हर वक्त उनको मारता था, हर वक्त नशा करता। वो बहुत बेहिस आदमी था। पैसे की लालच और बेटा ना होने की वजह से वो हम पर बहुत तशद्दुद करता था। फिर एक दिन तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी जब अनवर ने लालच में आकर मेरी जवान बेटियों को ही बेच दिया। अनवर, मुझे बताओ, तुम मेरी बेटियों को कहाँ छोड़कर आए हो? तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत नाम की चीज नहीं है। बाप तो बेटियों के मुहाफिज होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम अपने हाथों से ही पैसों की खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि अनवर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को कहाँ और किसके हाथों बेचा था। दुनियापुर इतना बड़ा शहर था कि मैं चाह कर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं अनवर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसके हाथों बेच आए हो, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वो कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहाँ भी हैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही हैं, और फिर मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उनका बोझ उठा सकूं। फिर कल को उनकी शादी भी तो करनी है। मैं कहाँ से दूंगा उनको इतना जहेज? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताज़ी रोटी बना कर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और अनवर के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो कुल सरमाया मेरी बेटियां ही थी। बेटा ना होने की वजह से अनवर को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फकीरनी आई और उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर मुराद पूरी करेगा। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सालन डाला और फकीरनी को देने के लिए दरवाजे पर गई। ये फकीरनी अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी भी उससे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसकी इमदाद जरूर करती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहां से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मेरी बच्चियों से मुझे मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वो फकीरनी आई और उसने वही सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में रोटी दाल डाल दी और उससे देने के लिए दरवाजे पर चली गई। उसने वो रोटी शापर में डाली और बोली, बेटी, मुझे तुम परेशान लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी? उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? अब वो नजर क्यों नहीं आती? पहले तो वही मुझे खैरात देने आया करती थी। उसके पूछने पर मैं ज़ारों की तार रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। फिर जो बात उस वक्त उसने मुझसे कही वो जानकर मैं बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो वो फकीरनी बोली, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां यहाँ से कैसे गई? तो मैंने उससे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बहुत समझता था, खुद कुछ कमाता नहीं था, हर वक्त उनको मारता था, और अब की बार तो उसने हद कर दी। उसने मेरी बेटियों को पैसे के लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो वो फकीरनी बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी फयाज की हवेली में हैं। चौधरी फयाज बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सदा लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई। चूंकि वो खाने का टाइम था, सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी फयाज ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवा दिया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद चौधरी से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो उन्होंने शापर भर के मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहां तुम्हारी बेटियों को देखा था जिन्होंने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे ये नजर का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो इन्हें तुम्हारे घर में देखा था। इसीलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहां बहुत ऐश की जिंदगी गुजार रही हैं। नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं,
चौधरी फयाज, जो कि बहुत पहले जालिम चौधरी था, उसने नाहक बहुत से लोगों की जमीनें हड़प ली थी। फिर पता नहीं खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी फयाज एक रहमदिल इंसान बन गया। तब से चौधरी फयाज ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसने लोगों से छीनी हुई उनकी जमीनें भी वापस कर दी। ये सब जानने के बाद मैंने सूखा सांस लिया, वरना मैं तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा और वो किस हाल में होंगी। वो फकीरनी सब कुछ बताने के बाद वहां से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहां कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपने शोहर को वहां जाने के बारे में बताती तो वो मुझे कभी भी जाने ना देता। रात को जब मेरा शोहर घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके जाना चाहती हूँ। अनवर बोला, पहले तो तुमने कभी मैके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान होती हूँ। वहां जाऊंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। अनवर मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। खैर, जैसे तैसे करके मैं उस गांव तक पहुंच गई। मुझे चौधरी फयाज की हवेली का पता नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि चौधरी फयाज की हवेली कहाँ है। वो बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी फयाज की हवेली का क्यों पूछ रही हो? मैंने उससे ये बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली, इस दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है चौधरी फयाज बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों की बहुत मदद करता है, उनको सहारा देता है। मेहरबानी करके आप मुझे चौधरी फयाज की हवेली का पता बता दें। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे चौधरी फयाज की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वो हवेली कम और कोई महल ज्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, चूंकि बहुत खूबसूरत थी। गेट पर दो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? गार्ड का इतना पूछने पर ही मेरे तो पसीने छूट गए। मेरी टांगे कांप रही थी। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई मुझे चौधरी फयाज से मिलना है। वो बोला, क्यों मिलना चाहती हो, क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो गार्ड बोला, चौधरी फयाज तो कहीं काम से गए हैं, तुम फिर आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो गार्ड बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। वो मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ बैठ जाओ, जब चौधरी फयाज आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और यहीं बैठी रहना, अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी फयाज की इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो गार्ड वहां से चला गया। मैंने लंबा सांस खारिज किया और चौधरी फयाज के आने का इंतजार करने लगी। मैं हवेली के बाहर वाले हिस्से में बैठी थी। मेरी नजरें बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्से की जानिब उठ रही थी और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश मुझे कोई मेरी बेटी नजर आ जाए। लेकिन वहां मेरी बेटी तो क्या, कोई और भी मुझे आता जाता नजर ना आया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज आई तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। गाड़ी की आवाज आते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोला और गेट खुलते ही सफेद रंग की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 गार्ड्स निकले। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला तो चौधरी फयाज गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं भी चौधरी फयाज के पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया और बोला, तुम यहीं इंतजार करो, मैं चौधरी फयाज से इजाजत लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपनी कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की जानिब चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान न सके और मैं देखूं तो मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब अंदर दाखिल हुई तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही चौधरी फयाज टांग पे टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही सलाम किया। सलाम के बाद चौधरी फयाज बोला, ये भी बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, चौधरी साहब मुझे काम की जरूरत है। तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो? मैं बोली, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर पे काम किया करती थी, वो लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहां जरूर काम मिल जाएगा। चौधरी साहब, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद चौधरी फयाज बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत मुलाजिम हैं, मुझे मुलाजमा की जरूरत नहीं है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो।
मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाएगी। मैं बोली, नहीं चौधरी साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो मुझे ये पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो चौधरी ने अपनी मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा उड़ती हुई आई, बोली, जी चौधरी साहब। चौधरी फयाज बोला, आज से सफाई का सारा काम ये मुलाजमा देखेगी। मैं बोली, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वो मुलाजमा मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन तो मैंने कोई काम ना किया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद मुलाजमा ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया। चूंकि मुलाजमीन के रहने की जगह अलग थी, क्वार्टर में हर सहूलत मौजूद थी, जो चौधरी फयाज की नेक नियत का बोलता हुआ सबूत था। अगले दिन फजर की आवाज में कलसूम ने मुझे जगाया। कलसूम उस हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। मैंने उठने के बाद नमाज फजर अदा की, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की कि वो मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की जानिब गई तो एकदम से मुझे पीछे से कलसूम की आवाज आई, उस कमरे में मत जाना, बस उस कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मैं बोली, वो क्यों? कलसूम बोली, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती, अभी तुम नई नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वो कर लो और दोबारा इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यह चौधरी फयाज का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को भी न जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद कलसूम के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी फयाज को सलाम किया। चौधरी फयाज ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको सलाम का जवाब दिया और बोला, आओ बेटा, खाना शुरू करो, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खामोशी से घर के तमाम अफराद ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे तो घूंघट लेने की वजह से मुझे अपनी दो बेटियों के पाँव नजर आए। जब उनके पाँव पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाह कर भी उनसे ना पूछ सकी कि उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई। वैसे तो चौधरी बहुत नेक दिल बनता फिरता है, मुझे लगता है कि इसकी नेक दिली बस दिखावे की है। ये तो वही जालिम चौधरी है चूंकि जो पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैं कलसूम से बोली, कलसूम, तुमसे एक बात पूछूं? वो बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन थी जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो कलसूम बोली, वो चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पाँव की हालत ऐसे कैसे हुई? कलसूम बौखला गई और बोली, अच्छा मुझे अभी काम है, मैं काम करके वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी, एक माँ अपनी औलाद की ये हालत देखकर कैसे सो सकती है? वो सारी रात मैंने जाग कर रोती हुई गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में बातें करके हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में चौधरी फयाज आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। वो सारी जल्दी से उठी और सीढ़ियां अबूर करती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में कलसूम ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या माजरा है, मेरी बेटियों के पाँव ऐसे क्यों हो गए हैं, क्यों उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती हैं, उसके बाद फौरन उसी कमरे में चली जाती हैं। ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। मैं किसी को भी ये नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि वो चौधरी फयाज मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उस कमरे में जरूर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन तमाम कमरों की सफाई करने के बाद मैं बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गई। अपने इर्द गिर्द किसी के ना होने की तस्दीक की। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। पर दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा वो देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं बयान नहीं कर सकती थी कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो चौधरी फयाज बहुत गुस्से में थे। मुझसे बोला कि तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? मैं घबराते हुए बोली, जी बताया था, मैंने सब कमरों की सफाई कर दी थी तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी कर दूं। चौधरी फयाज मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली गई।
कलसूम जो ये सब सुन रही थी मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कमरे में मत जाना क्योंकि वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चौधरी साहब ने इसी गलती की बिना पर ही मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया है और हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि चौधरी साहब को बिल्कुल भी ये गवारा नहीं कि कोई उस कमरे के आसपास भी भटके। मैं कलसूम से बोली, खुदा के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है कि मैं वहाँ चली जाऊँ। कलसूम बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक मुलाजमा हूँ, मेरी क्या औकात। इतने में चौधरी फयाज नीचे आया तो मैं उसके पाँव पड़ गई। चौधरी साहब, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। चौधरी बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो और अब मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। कलसूम मुझसे बोली, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं उसका हाथ बटाने किचन में चली गई। मैं बोली, कलसूम इतना एहतमाम क्यों हो रहा है, कोई आ रहा है? तो कलसूम बोली, आज चौधरी साहब के चारों बेटे जो कि पढ़ने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में गए हुए थे अब तालीम पूरी करके वापस आ रही हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है और चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि उनके बेटे काफी सालों बाद हवेली आ रहे हैं, इसलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अब उतार दो ये घूंघट, यहाँ कोई दूसरा मर्द थोड़ी है। मैंने अपना घूंघट नहीं उतारा और सलाद बनाने लग गई। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किए। इतनी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मैंने और कलसूम ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीजें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम ले गई जहां चौधरी फयाज और उनके चारों बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही चौधरी फयाज के बेटों ने हमें सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि चौधरी फयाज ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की हो। उनकी तरबियत का ही असर था कि उनके बेटों ने मुलाजमा को सलाम करने में पहल की। उनका बड़ा बेटा बोला, कलसूम आंटी जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कलसूम बोली, जी छोटे चौधरी साहब, अभी लगाती हूँ। मैंने और उसने मिलकर खाना लगाया। चौधरी फयाज और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं इधर आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो चौधरी फयाज के बेटों ने खाने की तारीफ की। चौधरी साहब बोले, कलसूम ये खाना किसने बनाया है? कलसूम बोली, चौधरी साहब ये खाना मैंने और हमीदा ने बनाया है। चौधरी फयाज बोला, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं और तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो, आज क्या मांगना है? कलसूम बोली, चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी फयाज मुझसे पूछता, उनका बड़ा बेटा बोला, बाबा अम्मी जान कैसी हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तो चौधरी फयाज बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी क्योंकि वो एक दो दफा कोमे से बाहर आई है लेकिन वो फिर कोमा में चली जाती हैं। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलवाई है, कुछ महीनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ। वो उठकर जाने लगे तो मैं बोली, चौधरी साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी फयाज बोला, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी फयाज के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, चौधरी साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। चौधरी फयाज बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? वो जो मेरे शोहर अनवर ने आपको बेची थी, उसके बदले आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था कि मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता ये देखकर तड़प उठी। जब मैंने अपनी बेटियों के पाँव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे, पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी फयाज खामोश रहा। चौधरी फयाज के बेटे अजीब नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आए, मालकिन को होश आ गया है। यह सुनकर चौधरी फयाज बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला,
تم چلو ہمارے ساتھ، خود دیکھ لینا کہ تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ چودھری فیاض مجھے اسی کمرے کے اندر لے کر جا رہا تھا جس کمرے میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ چودھری فیاض اور ان کے چاروں بیٹے کمرے کے اندر داخل ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب میں نے چوری چھپ کے اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو مجھے مشینری کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا، وہ مشینری جو کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہوتی ہے۔ جب میں نے کمرے کی دوسری طرف دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹیاں آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ اس حویلی کی مالکن ہو۔ ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ تھوڑا اوپر اٹھایا اور اپنی بچیوں کو دیکھا۔ ان کے پاؤں پر جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ میری بیٹیاں صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی۔ وہ مالکن کے ہوش میں آنے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ چودھری فیاض ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ، کیا اب میری بیوی خطرے سے باہر ہیں؟ ڈاکٹر بولی، جی بالکل، اب آپ کی بیوی مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ تو چودھری فیاض بولا، یہ سب ان بچیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے جو کہ دن رات اس کے سر پر پہرا دیتی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس بچے نے فوراً سے فون کر کے آپ کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر بولی، اچھا اب مجھے اجازت دیں، میں یہ کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں جو کہ باقاعدگی سے ان کو دینی ہے اور اس میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کلثوم ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئی۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میری بیٹیاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی اور سب مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تو چودھری فیاض نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ تم ان سے پوچھ سکتی ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ تو میری بیٹیاں بولی، نہیں اماں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم جب سے یہاں آئی ہیں چودھری صاحب اپنی بیٹیوں کی طرح ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم مالکن کی طرح اس حویلی میں راج کر رہی ہیں۔ میں بولی، تو تم لوگوں کے پاؤں پر جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ کیسے بنے؟ تو میری بڑی بیٹی بولی، اماں یہ دونوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی تھی تو گرم گرم گھی ان کے پاؤں پر گر گیا۔ چودھری صاحب اور کلثوم کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ دونوں کھانا بنانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ ان کی ضد کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اماں آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم یہاں کتنی خوش ہیں۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابا نے ہمیں چودھری فیاض کو بیچا، اگر کسی اور کو بیچتا تو پتہ نہیں آج تیری بیٹیاں کہاں اور کس حال میں ہوتی۔ ابا نے مڑ کر ہماری خبر تک نہیں لی کہ میری بیٹیاں جی رہی ہیں یا مر گئی ہیں۔ ان سے اچھے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر ہوتے ہوئے بھی ہمیں اتنا پیار دیا۔ میں بولی، مگر تم اس کمرے کی حد تک کیوں محدود رہتی ہو؟ تو میری بچیاں بولی، مالکن کوما میں تھی، ہم چاروں نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی، اس لیے ہم اس کمرے سے صرف کھانا کھانے کے لیے ہی باہر نکلتی تھی۔ مالکن نے میری بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بولی، آج تم لوگوں کی بدولت ہی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تم لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ تم لوگوں نے میری اتنی دیکھ بھال کی ہے۔ میں کوما میں تھی لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے میں نے تم چاروں کو دیکھا۔ میں تم چاروں کو ہر وقت اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ چودھری فیاض کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر چودھری بولا، فیاض صاحب آپ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو چودھری فیاض بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں مگر پتہ نہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو چودھری فیاض کا بڑا بیٹا بولا، ہمیں بھی تو پتہ چلے بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو چودھری فیاض بولا، اگر تم چاروں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح تم چاروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے چاروں بیٹے بولے، بابا ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمارے والد ہیں اور بڑے ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہوگا۔ تو چودھری فیاض مجھ سے بولا، بہن تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واپس اپنی بیٹیوں کو اس درندے انسان کے پاس لے کر جانا چاہتی ہو جو پھر دوبارہ انہیں کسی اور کے ہاتھوں بیچ سکتا ہے؟ بہن تم مانو یا مانو، میں اپنی بیٹیوں کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح اپنے بیٹوں سے کروں گا۔ ان سے اچھی بہویں اس گھر کے لیے ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتی۔ چودھری فیاض نے اسی وقت مولوی اور گواہوں کو بلوایا اور باری باری میری بیٹیوں کو نکاح اپنے بیٹوں سے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے باہر کے ملکوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور میری بیٹیاں بہت کم پڑھی لکھی ہیں۔ نکاح کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے گلے مل کر بہت روئی تو میں ان سے بولی، رو مت، تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو اتنا اچھا سسرال مل گیا ہے جو تم لوگوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ بس میری تم لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ چودھری صاحب ہر چودھری صاحبہ کی عزت اور خدمت کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہی تم بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ میں نے چودھری فیاض سے اجازت مانگی کہ کیا میں کبھی کبھار اپنی بیٹیوں سے آ کر مل سکتی ہوں؟ تو چودھری فیاض بولا، کیوں نہیں بہن، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تمہارا جب دل کرے گا تم آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لینا۔ سب سے اجازت لینے کے بعد میں اپنی بیٹیوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی، اس سکون اور اطمینان کے ساتھ کہ میری بیٹیاں خوشحال زندگی جی رہی ہیں۔